In last class, we were discussing about the properties of charge. तो properties of charge देखते हैं. First, properties of charge. So properties of charge देखते हैं. First, charge is scalar quantity. चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी. इट्स मींस चार्ज को ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सिंपल अलजेब्रिक रूल्स की. बोल तो सिंपल अलजेब्रिक रूल्स के थ्रू चार्ज को हम ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स. चार्ज कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप का होता है. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. तो चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड वी सेज व्हेन टू चार्ज ब्रॉट नियर टू ईच अदर अप्लाइज फोर्स ऑन ईच अदर. तो जैसे अपन दो चार्ज को पास में लाते हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं. तो जैसे हम दो चार्ज को पास में लाएंगे तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे. अगर चार्जेस लाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, और अपोजिट नेचर के अनलाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. मींस जैसे आप एक चार्ज के पास में दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे. लाइक होगा तो रिपेल करेंगे, अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेंगे. तो पॉजिटिव के पास पॉजिटिव लाइक, तो लाइक चार्जेस है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. रिपेल करने वाला धक्का मारेंगे. नेगेटिव को पास लाएंगे तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव को पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो जैसे हम दो चार्ज को पास में लाते हैं तो वे दोनों चार्ज एक दूसरे पर अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करते हैं. तो दिस फोर्स बिटवीन चार्जेस, द फोर्स between charges is known as electric force. तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है. अगर चार्जेस लाइक चार्जेस है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, और अनलाइक चार्जेस है तो ये कौन से नेचर का होगा? अट्रैक्टिव नेचर का. अब फोर्थ बात करते हैं. Conservation of charge. Conservation of charge means total charge of system remains conserved. Means आप कोई सा भी प्रोसेस कर लीजिए, सिस्टम का चार्ज जो पहले था आप बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा. Means charge neither be created nor be destroyed. Charge of a system remains same, remains conserved. तो आप कुछ भी प्रोसेस कर लीजिए, सिस्टम का टोटल चार्ज पहले का और सिस्टम का टोटल चार्ज आफ्टर दैट प्रोसेस क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बिफोर अ प्रोसेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम आफ्टर दैट प्रोसेस. तो सिस्टम का जितना पहले चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा. और मैंने आपको जैसे पहले बोला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 100% एप्लीकेबल नहीं हर जगह पर, ट्रूथ नहीं हर जगह पर अप्लाई नहीं होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हर जगह पर अप्लाई नहीं होता, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर जगह पर अप्लाई होता है. अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है, अनचार्ज है, अभी कोई चार्ज नहीं. ये दूसरी बॉडी है, ये भी अनचार्ज है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है. मीन्स चार्ज ऑफ ए कितना है? 0. चार्ज ऑफ बी भी 0 है. तो
तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इन दोनों का मिलाकर नेट चार्ज कितना हो गया, 0। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम अभी कितना है, 0। अब अपन ने इन दोनों को रब किया, जैसे ही दोनों को रब किया पता लगा क्या हुआ, यहां से 50 इलेक्ट्रॉन ए से 50 इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पे चले गए, और जब ए से 50 इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पे चले गए तो ए पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो कितना पॉजिटिव चार्ज आता, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन गए तो अब ए पर जो चार्ज है, वो कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और बी के अंदर 50 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले तो नेट चार्ज 0 ही था, अब बोले तो नेट चार्ज 0 होने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं। लेकिन अब 50 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, और 50 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो ये 50 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और 50 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो अब बी पर चार्ज कितना होगा, -50 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर मैं टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम अब देखूं आफ्टर रबिंग दीस टू बॉडीज, अब टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम देखता हूं तो क्या होगा, क्यूएट इज चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी, तो पता लगता है ये टोटल चार्ज कितना आ गया, भाई 0 आ गया। टोटल चार्ज कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 जाएगा, तो इसका मतलब पहले भी 0 था, अब भी 0 है। इट्स मीन्स total charge of system before any process is equal to the total charge of system after that process। और मैं फिर बोल रहा हूं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मींस दुनिया का कोई सा भी प्रोसेस आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा एप्लीकेबल होगा, ठीक। अब अपन चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या यू कैन से चार्जेस क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, चार्जेस क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्या होती है पहले तो उसको समझ लें। इफ द एक्सचेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सचेंज का मतलब लेना देना, एक्सचेंज करना मतलब लेना देना। इफ द एक्सचेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेक प्लेस इन डिस्क्रीट मैनर, टूट के, डिस्क्रीट का मतलब टूट के, रादर देन कंटिन्यूअस मैनर, देन द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, इफ द एक्सचेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेक प्लेस इन डिस्क्रीट मैनर का मतलब आपको टूट के आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की ये वैल्यू मिली, फिर ये वाली वैल्यू मिली, फिर ये वाली वैल्यू मिली, फिर ये वाली वैल्यू मिली, रादर देन कंटिन्यूअस मैनर। कंटिन्यूअस का मतलब सारी वैल्यूज, तो उस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो मैं फिर बोलूंगा, इफ द एक्सचेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज टेक प्लेस इन डिस्क्रीट मैनर रादर देन कंटिन्यूअस मैनर, देन द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। मींस अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सचेंज का मतलब कितने से मैं बोल सकता हूँ, वेरिएबल। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू डिस्क्रीट होने का मतलब ये वाली वैल्यू मिली, फिर डायरेक्ट ये वाली वैल्यू मिली, फिर डायरेक्ट ये वाली वैल्यू मिली, फिर डायरेक्ट ये वाली वैल्यू मिली, मींस इन दोनों के बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो सारी वैल्यूज नहीं मिल रही, कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं मिल रही, टूट कर वैल्यूज मिल रही है। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, टूट कर वैल्यू पॉसिबल है, कुछ सर्टेन वैल्यूज आपको मिल सकती है चाहे कितनी कोशिश कर लो, तो उस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। और जैसा मैंने आपको बोला, चार्जेस क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, इट्स मींस
चार्ज की भी आपको सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगी। आपको चार्ज की कुछ डेफिनेट वैल्यू की, कुछ निश्चित वैल्यू की आपको मिलेगी, आपको हर चार्ज की हर वैल्यूज आपको नहीं मिलेगी। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आपको कुछ चुनिंदा वैल्यूज मिलती है, सारी वैल्यूज नहीं मिलती है, तो उस टाइप की क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। और उस क्वांटिटी की जो सबसे छोटी वैल्यू है, उस क्वांटिटी की जो सबसे छोटी वैल्यू है, उसको उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या बोलते हैं, क्वांटम। उसको उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या बोल देते हैं, क्वांटम बोल देते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज की आपको हर वैल्यू नहीं मिलेगी। आप सोचो मैं ये वैल्यू दे दूं, ये वैल्यू दे दूं, नहीं, आप हर वैल्यू नहीं दे सकते, कुछ सर्टेन वैल्यू दे सकते हैं। वो अभी अपन देख लेंगे आखिरकार चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्यों है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, तो चार्ज की आप कुछ डेफिनेट वैल्यू भी बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं, और चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उससे छोटी वैल्यू चार्ज की नहीं मिलेगी, उसको अपन क्या बोल देंगे, क्वांटम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्हाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। आखिरकार चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्यों है। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी तो अपन ने समझ लिया कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी कुछ सर्टेन वैल्यू भी पॉसिबल हो, हर वैल्यू आपको नहीं मिले, तो उस टाइप की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। आपने बोला चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि व्हाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। आखिरकार चार्ज क्या रीजन है जिसकी वजह से चार्ज की कुछ आपको डेफिनेट वैल्यू भी ऑब्टेन होगी, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी बॉडी है, और ये बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। और ये सारे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये पूरी बॉडी में भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। अब इस बॉडी को मेरे को चार्ज प्रोवाइड करना है। कल अपन ने बोला था किसी भी बॉडी को अगर अपन चार्ज देना चाहेंगे, तो चार्ज देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे। नेगेटिव चार्ज देना है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए इन सारे एटम्स के अंदर, से एग्जांपल ले लो, ये सारे एटम मिलाकर थाउजेंड्स प्रोटॉन है, और इन सारे एटम मिलाकर थाउजेंड्स ही इलेक्ट्रॉन है। तो 1000 प्रोटॉन है, तो कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1000 मल्टीप्लाई है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, और 1000 ही इलेक्ट्रॉन है, 1000 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कितना चार्ज होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज है। और इतना नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना हुआ ऑफ द बॉडी, सबको सम कर दें, सम करते 1.6 10 to the power minus 19 कूलम कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1000 माइनस 1000, 1000 माइनस 1000 कितना हो गया 0, ठीक है। अब मैं उसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा या दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं भी इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो मैंने क्या करा, इस बॉडी के अंदर हाथ डाला और पकड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, पकड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। तो सबसे पहली बात, जब मैंने इसके अंदर हाथ डाला, तो क्या मैं हाथ डाल के आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता। मैं कम से भी कम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूं, एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। तो मैं कम से भी कम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, एक। मैं 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ 3/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता। मैं कम से भी कम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, और जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 999,
999, तो 1000 माइनस 999 कितना होगा, तो इस पे चार्ज कितना है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इस पे अभी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो इस पे चार्ज आया 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब मैं ऐसे कहा कि और इलेक्ट्रॉन निकालो, तो एक तो निकाल चुका, आधा मैं निकाल नहीं सकता, बोले तो मैं 1 and 3/4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैं पूरा का पूरा एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, बोले तो अब मैंने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ क्या आएगा 998 आएगा, और यहाँ 998 आएगा, तो अब चार्ज कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, फिर मेरे से बोला जाता है कि और इलेक्ट्रॉन निकालो, तो मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये 997 हो गया। तो अब चार्ज कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मैंने धीरे धीरे करते करते 50 इलेक्ट्रॉन निकाल ली, तो अब इलेक्ट्रॉन की ओर कितने ले गए 950 ले गए, तो 1000 माइनस 950 बोले तो 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो गौर फरमाइएगा, जब मैं इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन चार्ज देना चाहता हूँ, तो चार्ज देने के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन को चूंकि ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो आपको इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालने पड़ेंगे। इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालने पड़ेंगे, मींस मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, या 2 या 3 या 4 या 5। मैं हाफ इलेक्ट्रॉन या 2.3 इलेक्ट्रॉन या 4.6 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, आइदर 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। तो उससे होगा क्या, तो सबसे पहली बात, ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर। सिमिलरली जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकालो, किसी तरह से इलेक्ट्रॉन देता, तो क्या मैं इसको हाफ इलेक्ट्रॉन दे सकता था क्या, नहीं, क्या तो 2 इलेक्ट्रॉन देता या 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मैं ब्रेक नहीं कर सकता। तो ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड। अब ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड, इसकी वजह से हुआ क्या देखना। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो चार्ज कितना है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो चार्ज कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मतलब 3.2 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तो 4.8 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर अपन थोड़ा सा गौर फरमाए, तो पता है जब 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम सब में आ रहा है, तो इसलिए मैं 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अब नहीं बोलूंगा। तो जब आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो यहाँ कितना है 1.6। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो यहाँ कितना है 3.2। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो कितना है 4.8। तो अगर आप थोड़ा सोचिए, आपको 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज मिला, 3.2 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज मिला, 4.8 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज मिला। कोई आपको कहेगी नहीं यार, मेरे को बॉडी को चार्ज देना है 2.4 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो आप मेरे को बताएं क्या हम इस चार्ज को बॉडी को दे सकते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम देना पड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो कितना चार्ज आता है 3.2 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर मेरे को 2.4 देना है, तो 1.6 और 3.2 के बीच का कोई चार्ज मेरे को देना है, तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है? क्योंकि इस चार्ज को देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे 1.5, और 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन की किसी भी फ्रैक्शन को, इलेक्ट्रॉन की किसी भी पार्ट को ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। या तो आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो चार्ज कितना आएगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 3.2 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज आएगा। इसका मतलब 1.6 से लेकर 3.2 के बीच का चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप 1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, या तो आइदर 1 और आइदर 2। तो इसका मतलब 1.6 से 3.2 के बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली 3.2 से 4.8 के बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज आता है 3.2 10 टू द पावर माइनस
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज आता है 4.8 10 to the power minus 19 कूलम। आप 2.1 2.4 2.7 2.8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बाद डायरेक्ट आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? 3 तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन आप बाहर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब आपको या तो चार्ज मिलेगा 3.2 या मिलेगा 4.8 10 to the power minus 19 कूलम। इसके बीच का चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता तो 1000 में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाते तो कितने बचते? 96 बचते। तो अब इसका जो चार्ज आता है वो कितना आता? 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, बोले तो कितना आता? 6.4 10 to the power minus 19 कूलम। इसका मतलब 3 के बाद डायरेक्ट 4 निकालता तो आपको 4.8 मिलता, 4.8 के बाद डायरेक्ट कितना मिलता? 6.4 10 to the power minus 19 तो सबके साथ चल रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का चार्ज मतलब 4.9 5.0 5.5 5.6 6.1 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आपको चार्ज मिला है तो 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, 3.2 10 to the power minus 19 कूलम, 4.8 10 to the power minus 19 कूलम एंड सो ऑन चलता रहेगा इस तरह से। तो पता लगा इन दोनों के बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं, इन दोनों के बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं, इन दोनों के बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब चार्ज की आपको हर वैल्यूज नहीं मिल रही है, चार्ज की आपको कुछ डेफिनेट वैल्यूज मिल रही है। दैट्स व्हाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो अब आपने बोला कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, तो इसका मतलब चार्ज की आपको डेफिनेट वैल्यू मिल रही है। अब बात आती है डेफिनेट क्यों वैल्यू क्यों मिल रही है, तो इसका रीजन है। बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाई चार्जेस क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, तो आंसर क्या होगा? ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर। आप 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। 3.5 4.9 10 10.2 इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जब आप डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं तो आपको डेफिनेट नंबर ऑफ चार्ज की कुछ डेफिनेट वैल्यूज ही आपको ऑब्टेन होंगी, हर वैल्यूज ऑब्टेन नहीं होंगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्यों है। अब बात आती है कि चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी है। किसी भी बॉडी को आप मिनिमम कितना चार्ज दे सकते हैं। तो ये बॉडी अभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थी, थोड़ी देर पहले मेरे को इसको अगर पॉजिटिव चार्ज देना है तो मेरे को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। तो कम से भी कम कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूँ? 0.1 इलेक्ट्रॉन नहीं, 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कम से भी कम कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूँ? 1। और जब मैंने इस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो चार्ज कितना है इस पर? 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। तो दिस इज द क्वांटम ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्वांटम कितना होता है? 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। इस क्वांटम ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, और इसको अपन इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल देते हैं। इसको अपन क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अपन को पता है कि कम से भी कम किसी भी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, किसी भी बॉडी को कम से भी कम 1 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। आधा इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल नहीं है। इट्स मींस कम से कम मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे चार्ज कितना आएगा? 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज गिवन टू अ बॉडी is 1.6 10 to the power minus 20 coulomb. That's why this becomes the quantum of charge. This value represented by small e and also known as electric charge. तो बोर फॉर्मूला क्या शुरू में बॉडी में थाउजेंड्स प्रोटॉन थे और 1000 इलेक्ट्रॉन थे, तो नेट चार्ज कितना गया था? 0। जैसे मैंने इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 999। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 999 हो गए तो चार्ज कितना आएगा? 1 आएगा, मींस 1.6 10 to the power minus 19 कूलम।
जिसको अपन अब क्या राइट कर सकते हैं, E। इसको क्या राइट कर सकते हैं, E। एक और इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 919, तो चार्ज कितना आएगा 2E। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो चार्ज कितना आएगा 3। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता तो यहाँ 96 रह जाते, तो कितना होगा 4। 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो चार्ज कितना आएगा 50E। तो गौर फरमाइएगा, बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है, बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है वो हमेशा चार्ज का जो क्वांटम है, चार्ज का जो क्वांटम है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल बोले तो इंटीजर। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5। डेसिमल में हो जाएंगे 1.2 1.3 2.5। तो आप वो फरमाइएगा, बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर चार्ज आया 1, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज निकालने पर आया 2, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज निकालने पर आया 3, 50 इलेक्ट्रॉन निकालने पर चार्ज आया 50। अगर मैं 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता तो यहाँ 900 बचते, तो यहाँ कितना था 100E। चूंकि अपन इंटीग्रल नंबर में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो आप लोगों ने एक बात गौर फरमाया कि जब भी बॉडी पर चार्ज आया वो चार्ज का जो क्वांटम है, चार्ज का जो क्वांटम है उसका 1 टाइम्स आया या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 50 टाइम्स या 100 टाइम्स आया। मींस E का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल आया, डेसिमल में नहीं आया। आपको चार्ज 2.5E नहीं मिला, 2.5E का मिलता जब मैं इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकालता 2.5, लेकिन मैंने या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो यहाँ 998 हुए या 997 हुए, बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं थी। तो आपको 2.5E 3.7E चार्ज नहीं मिलेगा। चार्ज हमेशा E का, E क्या चीज है, क्वांटम ऑफ चार्ज, E का क्या मिलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल। तो यू कैन से चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा चार्ज का जो क्वांटम है 1.6 10⁻⁻19 का हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हियर n इज इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 so on infinite, डेसिमल में नहीं होगा। लेकिन मैं इस n को इंटीजर नहीं बोलकर, इंटीजर नंबर नहीं बोलकर मैं इस n को एक और चीज बोलूंगा। अगर बॉडी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, और अब आपने उसको चार्ज प्रोवाइड किया, तो बेसिकली ये जो n है वो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली ये n क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप वो फरमाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो चार्ज कितना है 1, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो 2, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो 3, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो 4, और 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो 50, और 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो 100। तो बेसिकली ये 100 क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, 50 क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। इट्स मींस एंड बेसिकली क्या चीज है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, और अगर इतने इलेक्ट्रॉन आपने उसको दिए तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। अगर मैं 100 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता, इसको 100 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देता, इसके पास यदि 1000 इलेक्ट्रॉन होते, 1000 इलेक्ट्रॉन थे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालता, इलेक्ट्रॉन इसको देता, तो ये बोलता कि यार मेरे पास 1000 पहले से थे, 100 कौन आ गए, तो मेरे पास कितने हो गए 1100, और 1100 हो गए, तो अब इस पर चार्ज कितना आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अरे यार ये तो कॉमन हो गया ना, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो गया 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो आपकी बार चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ,
आप 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो 50 आएगा, 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो 100 ही आएगा। लेकिन आप बाहर निकालने के बजाय इसको देते हैं 100 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो -100 ही आएगा, 50 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो -50 ही आएगा। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज जो होगा वो हमेशा उसके क्वांटम का इंटीग्रल नंबर होगा। तो n इंटीग्रल नंबर है और इस n को मैं नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूं। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन फ्रॉम द बॉडी तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, इफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू द बॉडी चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि किसी बॉडी को पर्टिकुलर ये चार्ज आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। गौर फरमाना, चार्ज क्वांटाइज क्वांटिटी है और जब चार्ज क्वांटाइज क्वांटिटी है तो इसकी केवल सर्टेन वैल्यू ही मिलेगी, इसकी हर वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि दिस चार्ज कैन बी गिवन टू बॉडी और नॉट। तो क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज आप बॉडी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्योंकि हर चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं। तो अगर आपको ये पता करना है कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, Q = NE को। कैसे करेंगे वो अभी अपन को पता लग जाएगा, क्योंकि n हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन अपन एक देखते हैं। लेट अस सपोज आपको बोला गया 80 × 10⁻19 कूलम कैन बी गिवन टू बॉडी और नॉट। मीन्स आपको ये बताना है कि ये चार्ज आप बॉडी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से दे सकते हैं तो आप केवल इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको ये चेक करना रहेगा कि क्या इस चार्ज को देने के लिए इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए। तो अपन ने बोला कि किसी भी बॉडी को जो चार्ज देंगे वो कहां से आएगा, Q = NE से आएगा। ठीक है, कहां से आएगा, Q = NE से आएगा। ये पॉजिटिव है, यहां पर भी मैंने पॉजिटिव साइन किया है। n क्या चीज है, इंटीग्रल नंबर या नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हमेशा इंटीजर में ही आएंगे, डेसिमल में नहीं आएंगे। तो ये चार्ज आपको पता करना है कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इसके लिए आप क्या कर लो, n = Q/E। अगर ये n इंटीजर में आता है तो दे सकते हैं और डेसिमल में आएगा तो नहीं दे सकते। तो Q की वैल्यू कितनी है, 80 × 10⁻19। E क्वांटम ऑफ चार्ज, इसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया, डेसिमल ऊपर हटा, यहाँ कितना है 10, ये कितने टाइम्स कैंसिल, 5 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी है, 50। n की वैल्यू 50 है बोले तो n इंटीग्रल नंबर आया है और n इंटीग्रल नंबर आया है, इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, ये चार्ज अपन बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं। और n50 आने का मीनिंग भी समझ लीजिए। n50 आने का मीनिंग क्या है कि इस चार्ज को देने के लिए मेरे को बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, 50। बाहर निकालने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चार्ज क्या है, पॉजिटिव। 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूंगा तो उस बॉडी के अंदर ये चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर आपको बोला गया कि भाई ये बताइए Q = 32 × 10⁻21 कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, ये चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अपन ने बोला किसी भी बॉडी को चार्ज हम किससे देते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो चार्ज देने के लिए अपन को इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये चेक आउट करते हैं कि इस चार्ज को देने के लिए क्या इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं। तो n = कितना हुआ, Q/E। Q की वैल्यू कितनी है, 32 × 10⁻21 और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19। डेसिमल हटेगा, ऊपर 10 जाएगा, 21 - 10 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 ले जाएगा। 10⁻20 नीचे आएगा तो 10⁻20 हो जाएगा,
प्लस माइनस 19 प्लस 20 कितना हो गया 1, 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये कितना हो गया 2/10, तो इनके लिए कितनी आएगी 0.2। मींस इस चार्ज को देने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे 0.2 इलेक्ट्रॉन। तो अपन जानते हैं कि 0.2 इलेक्ट्रॉन अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते, कम से भी कम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं 1, तो ये चार्ज नेचर के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप चेक आउट कर सकते हैं कि ये चार्ज नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो n चेक करने के लिए अपन n आपको चार्ज गिवन हो गया कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, तो चार्ज की वैल्यू आपको पता लगी, E फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप चेक आउट कर लीजिए कि क्या m इंटीग्रल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंटीग्रल नंबर आ रहा है तो पॉसिबल है, और इंटीग्रल नंबर नहीं आ रहा तो इम्पॉसिबल है। यूनिट ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, तो इन एसआई सिस्टम चार्ज का जो यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है एम्पीयर इनटू सेकंड। मेरे हिसाब से आप लोगों ने शायद 11 पढ़ा होगा कभी किसी जमाने में, तो वहां पर अपन ने बोला था कि फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। याद आ नाम सुना से लगा होगा। चलो बताओ मेरे को, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है 3 होती है कि 5 होती है? कितनी होती है 7, ना 3 ना 5, कितनी होती है 7। ऐसा सिस्टम है, नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी 7। मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो उन्होंने बोला कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। कौन कौन सी? एंगल एंड सॉलिड एंगल। उन्होंने कहा बाकी सब अदर क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट तो अपन उन्हीं के फॉर्म में देंगे डायरेक्ट, और डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में। तो चार्ज बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटी थी, तो चार्ज का यूनिट अपन को अगर एक्सप्रेस करना है तो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बचपन में पढ़ा हुआ आप लोगों ने 10th क्लास में 12th में भी पढ़ेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको अपन क्या बोल देते हैं? करंट बोल देते हैं। तो चार्ज Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। तो चार्ज का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने सबसे पहले चार्ज को किसके फॉर्म में राइट कर दिया? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अब यूनिट ऑफ चार्ज कितना क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ करंट विच इज एम्पियर एंड यूनिट ऑफ टाइम विच इज सेकंड। तो ये क्या हो गया? एम्पियर इनटू सेकंड। और इसी एम्पियर इनटू सेकंड को अपन लोग क्या बोलते हैं? कूलम। तो अपन इतने दिन से चार्ज का यूनिट बोलते हैं कूलम, लेकिन अगर ऐसा सिस्टम में यूनिट आता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स तो वो होगा एम्पियर इनटू सेकंड, और एम्पियर इनटू सेकंड को ही अपन क्या बोल देते हैं? कूलम बोल देते हैं। इन सीरीज सिस्टम, सीरीज में 2 टाइप के सिस्टम है इसमें। एक है इलेक्ट्रो स्टैटिक और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको बोलते हैं ESU और इसको बोलते हैं EMU। तो सीरीज में इसका यूनिट होता है ESU, और सीरीज के अंदर एक और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसको बोलते हैं EMU, या इसको एक और एब्रिविएशन होता है ABC। स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी बोले तो ये दोनों लेटर स्मॉल है और ये क्या है? कैपिटल है। ठीक है, तो ESU सिस्टम में सीजीएस के अंदर 2 सिस्टम ESU और EMU। इसके अंदर ये हो गया ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टैटिक यूनिट भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसको ABC बोल देते हैं। और पता लगता है 1 ABC बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁻⁻10 ESU, और ये किसके इक्वल होता है?
10 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट किसके इक्वल हुआ? 10 कूलम के इक्वल हुआ, या कितने ESU के इक्वल हुआ? 3 10 to the power 10 ESU। तो अगर अपन बात करते हैं तो 10 कूलम इक्वल टू कितना हुआ? 3 10 to the power 10 ESU। तो 1 कूलम इसके इक्वल हुआ 3 10 to the power 9 ESU। 3 10 to the power 9 ESU। तो 1 ABC तो होता है 10 कूलम के इक्वल, और 1 कूलम किसके इक्वल होता है? 3 10 to the power 9 ESU। चार्ज का एक और स्पेशल यूनिट है जिसको अपन बोलते हैं फेराडे। ये एक और स्पेशल यूनिट है चार्ज का, और 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ये चार्ज का सबसे बिग यूनिट है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? 1 फेराडे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कूलम। और ESU चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट है, और 1 कूलम किसके इक्वल होता है? 3 10 to the power 9 ESU। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले में जाता हूं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, तो चार्ज को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज किसके इक्वल होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A1 से, मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम T1 से। तो इसका यूनिट हो गया A1 T1, और चाहे यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला, और चाहे इसको आप राइट कर सकते हैं m पावर 0 l पावर 0 t पावर 1 और p पावर 1। अपनी तो फिजिक्स के अंदर चार्ज हमेशा अपन किसमें लेके चलेंगे? कूलम में, क्योंकि अपन फिजिक्स के अंदर कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? ऐसा सिस्टम यूज करते हैं। केमिस्ट्री में सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं, और केमिस्ट्री में भी जो सीजीएस में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU रहता है। ये एक और SI में अलग से सिस्टम होता है EMU, और 1 EMU किसके इक्वल है? 10 कूलम के इक्वल है, और 1 EMU किसके इक्वल है? 3 10 to the power 10 ESU। तो इससे अपन बोल सकते हैं, इस रिलेशन से अपन बोल सकते हैं 1 कूलम किसके इक्वल हुआ? 3 10 to the power 9 ESU। और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज कितना हो गया? A1 T1। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज कितना हो गया भाई? A1 T1। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसके बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले तो फ्रिक्शन, जो अपने देख ही लिया कि बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन हम जब उस बॉडी को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन। हीट प्रोड्यूस होगी तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए उस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो अपन फ्रिक्शन के थ्रू बॉडी को चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। अपन ने एक और चीज बोली थी बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड के थ्रू कैसे चार्ज प्रोवाइड करेंगे? तो लेट अस सपोज ये एक मेटल स्फीयर है, ये मेटल स्फीयर मैंने इसको चार्ज दे रखा है पहले से, बोले तो एक तरह से मान लो फ्रिक्शन से मैंने इसको चार्ज दे दिया। ये दूसरा एक और मेटल स्फीयर है बी, अब इस पर कोई चार्ज नहीं, अब इस पर कोई चार्ज नहीं, बोले तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जब हम इन दोनों बॉडीज को या तो टच कर दे या तो टच कर दे या एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस बॉडी से थोड़ा बहुत चार्ज निकलकर इस बॉडी के अंदर आ जाता है। तो चार्ज कंडक्ट हुआ, चार्ज फ्लो हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। और आप ये वायर तोड़ दीजिए तो ये बॉडी में भी क्या हो जाएगा? चार्ज आ जाएगा। इसका कुछ चार्ज निकलकर इसमें चला जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन मेथड। थर्ड है इंडक्शन मेथड। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बहुत टीचर्स को भी समझ में नहीं आता क्या बोला है, हालांकि बहुत सिंपल चीज है। इंडक्शन मेथड
इंडक्शन मेथड में क्या है, ये बॉडी है, इस बॉडी पर अभी मैंने कौन सा चार्ज दिया था, पॉजिटिव चार्ज। अब वो कैसे दिया है, चाहे वो फ्रिक्शन से दिया है चाहे वो कंडक्शन से दिया है, ये मेरे को पता नहीं है। ये बॉडी चार्ज है, लेकिन ये जो कंडक्टिंग बॉडी भी है, ये जो कंडक्टिंग बॉडी भी है, ये अनचार्ज है। तो मैं क्या करूंगा, इस बॉडी बी को चार्ज देने के लिए कंडक्शन मेथड में तो या तो टच कर देते हैं या वायर से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ना मैं इस बी को टच कर रहा हूं ना वायर से कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन होगा क्या, लेकिन जैसे मैं इस कंडक्टिंग बॉडी बी को ए के पास लाऊंगा तो ये ए का पॉजिटिव चार्ज बी के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बी के जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस ए के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, तो ये बी के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ए के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर बी की उस वाली साइड पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे जो ए के पास में, क्योंकि ए का पॉजिटिव चार्ज बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बी के इस रीजन के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर के इलेक्ट्रॉन भी निकलकर इधर आ गए, तो ये वाली साइड क्या बन जाएगी, नेगेटिव साइड। ये साइड क्या बन जाएगी, नेगेटिव साइड। और चूंकि इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इस साइड इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी हो गया, बोले तो प्रोटॉन प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो ये साइड क्या बन जाएगी, पॉजिटिव साइड। इसको बोलते हैं इंडक्शन, चार्ज इंड्यूस हो। लेकिन अभी आप थोड़ा गौर बनाओ, बी अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, क्यों है, जितना चार्ज इधर है, जितना नेगेटिव चार्ज इधर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस बी को अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं। बी को किससे, बी की इस वाले साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो बी की जैसे इस वाले साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज, ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ पर। नेगेटिव चार्ज भी अर्थ पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ए का पॉजिटिव चार्ज बी के नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से बी का नेगेटिव चार्ज अर्थ पर नहीं जाएगा। अर्थ बोले तो एक ऐसी चीज है जो सारे चार्ज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो जैसे आप इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो बी का पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ पे चला गया, लेकिन बी का नेगेटिव चार्ज ए के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने की वजह से अर्थ पर नहीं जा पाया। अब हम इस वायर को तोड़ दें, इस वायर को तोड़ दें तो अब इस बी पर केवल कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस मेथड को बोलते हैं इंडक्शन मेथड, कि एक चार्ज बॉडी के पास दूसरी अनचार्ज बॉडी लेकर आते हैं, तो उस अनचार्ज बॉडी पर क्या हो जाता है, इसके अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो अपन इन मेथड्स के थ्रू बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी मेथड, लेट अस सपोज ये बॉडी अभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इस बॉडी को मैं क्या कर दूं, फर्नेस पे रख दूं, भट्टी पे रख दूं। फर्नेस पे रख दूंगा तो फर्नेस क्या करेगी, इसको एनर्जी देगी, और एनर्जी देगी तो क्या होगा, क्या होगा, इस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन कर बॉडी से ही बाहर चल जाएंगे, बॉडी से ही बाहर चल जाएंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो बॉडी से बाहर चल जाएंगे, और बॉडी से बाहर चल जाएंगे तो बॉडी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस मेथड को बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन। क्या बोलते हैं, थर्मोआयनिक इमिशन। एक और मेथड, ये आपकी बॉडी, ठीक है, अब इस बॉडी पर अगर मैं क्या करूं, इस बॉडी पर अगर मैं क्या करूं, लाइट इंसिडेंट कर दूं, लाइट इंसिडेंट कर दूं, सनलाइट इंसिडेंट कर दिया, तो अपन सब जानते हैं सनलाइट के में भी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो जब आप सनलाइट इंसिडेंट करेंगे तो इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है इस एनर्जी को गेन करके, इस एनर्जी को गेन करके इससे बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल जाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आपके पूरा का पूरा चैप्टर है कि जैसे किसी बॉडी पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करते हैं, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो उस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है, तो ये बॉडी को चार्ज देने के बहुत सारे मेथड है। आप फ्रिक्शन से दे सकते हैं, आप कंडक्शन से दे सकते हैं, इंडक्शन से दे सकते हैं। कंडक्शन और इंडक्शन में डिफरेंस क्या है? कंडक्शन में अपन या तो दोनों बॉडी को टच कर देते हैं, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों को टच कर दिया तो इसका थोड़ा बहुत चार्ज निकलकर इधर आ गया। टच नहीं किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो भी इसका चार्ज निकल के थोड़ा सा इधर आ गया। इंडक्शन में न बॉडी को टच करेंगे न वायर से कनेक्ट करेंगे, एक चार्ज बॉडी के पास दूसरी अनचार्ज बॉडी लेकर आएंगे जो अर्थ से कनेक्टेड हो। तो इस बॉडी के चार्ज की वजह से इस बॉडी के अंदर अपोजिट नेचर का चार्ज कहा जाता है, इंड्यूस हो जाता है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इंडक्शन इफेक्ट। इसको बाद में और डिस्कस करेंगे, जब अपन कैपेसिटर पढ़ेंगे वहां पर भी ये काम आएगा। तो मैं आपको वापस बता दूं इसमें क्या होगा। अरे एक वर्ड मैंने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैंने एक वर्ड बोला फ्री इलेक्ट्रॉन। हो सकता है किसी ने मेरा वर्ड पकड़ा हो, किसी ने मेरा वर्ड नहीं पकड़ा हो। तो मैं बोल रहा हूं कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको चार्ज दिया, ये दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर भी है, कंडक्टिंग। तो दो वर्ड स्पेशल मैंने बोले, कंडक्टिंग और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में चल जाता हूं, मैं सोचा था नहीं जाऊं लेकिन चल जाता हूं। तो अपन को पता है कि जो कोई भी सॉलिड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर नॉन कंडक्टर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और सेमीकंडक्टर पर थोड़े बहुत रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या भला है उसको समझते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आपको पता है कि एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, और इन एन एटम देयर इज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है ना? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से बाउंडेड होते हैं। एक बात है, जैसे जैसे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की तरफ जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो नो डाउट न्यूक्लियस की का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो क्या होता है, कुछ सब्सटेंस के अंदर ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होता है, और न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होने की वजह से जो रूम टेम्परेचर पर एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को गेन कर एटम से बाहर आता है, सब्सटेंस से नहीं एटम से बाहर आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आने का मतलब क्या है? ये बॉडी थी, ये एटम था, तो ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आया है तो बॉडी के अंदर एटम से बाहर आ गया। तो कुछ एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन कर एटम से बाहर आ जाता है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन पर एटम के न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और कोई इफेक्ट नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी इस बॉडी के अंदर मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब, और जिस बॉडी के अंदर रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और कुछ सब्सटेंस के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड होता है, तो थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी उसको एटम से बाहर नहीं निकाल पाती है। इस वजह से उन सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। तो इस तरह का जो सब्सटेंस होता है उसको इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में बाद में भी टीच करूंगा। ये तो मेरे एक वर्ड आ गया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो बी कंडक्टर है और कंडक्टर है, तो इस बी के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी के अंदर फ्री मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो क्या होगा, जब अपन इस बी अनचार्ज कंडक्टर बी को ए के पास में लाएंगे तो ये ए इस बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जब ये ए बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो
ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बी की उस सरफेस पे आ जाएंगे, बाहर तो नहीं जा पाएंगे, उस सरफेस पे आ जाएंगे जो ए के पास है, और जो ए के पास है तो इस वाले पोर्शन पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोले तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब इधर से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आए तो बी की इस सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, बी पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब जब बी को मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो बी का ये पॉजिटिव चार्ज निकलकर अर्थ पे चला जाएगा, लेकिन बी का ये नेगेटिव चार्ज अर्थ पर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए के पॉजिटिव चार्ज से बाउंडेड है। अब अगर मैं इस वायर को तोड़ दूं तो अब इस बी पर केवल कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। तो इस तरह अपन इंडक्शन मेथड के थ्रू बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बहुत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ भाई, एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आप। हाँ, शिवानी, अनुराग, खुशी, मोहित, अर्पण, अक्षर, खुशबू खत्री, देवांश, रचना, आर्यन उपाध्याय, पूजा, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। क्वांटम क्या चीज है बेटा? किसी भी क्वांटिटी की जो सबसे छोटी वैल्यू जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब चार्ज की अपन सबसे छोटी वैल्यू जो किसी भी बॉडी को दे सकते हैं, तो किसी भी बॉडी से अपन कम से भी कम क्या कर सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन उसको दे सकते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो कितना चार्ज आएगा, प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो भैया फ्रिक्शन तो 3 दिन पहले बढ़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कितना चार्ज आएगा, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो सबसे छोटा चार्ज जो अपन दे या ले सकते हैं वो कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन 3/4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, कम से भी कम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो चार्ज का जो क्वांटम हो वो कितना हुआ, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। हाँ, शिवानी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रही है, सर अर्थ से कनेक्ट करने के बाद कट क्यों किया? अगर मैं इसको कट नहीं करता, अगर मैं उसको कट नहीं करता तो वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ पर नहीं जाता, और पॉजिटिव चार्ज अर्थ पर नहीं जाता तो बॉडी क्या रहती, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि उसकी एक साइड पर जितना नेगेटिव चार्ज है, उसकी एक साइड पर जितना नेगेटिव चार्ज है दूसरी साइड पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी ये बॉडी चार्ज थोड़ी है, अभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो इसका चार्ज करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज हटाना पड़ेगा, इसलिए इसको अर्थ से मैंने कनेक्ट किया। अगर अर्थ से कनेक्ट नहीं करता तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। जबकि मेरे को इसको क्या प्रोवाइड करना था, चार्ज। तो चार्ज प्रोवाइड करने के लिए मेरे को उसका पॉजिटिव चार्ज हटाना पड़ेगा। और बोलिए,
हेलो, अनम्यूट कैसे करते हैं आप? एक मिनट, आप बात नहीं करें, बात नहीं करें। ये बॉडी थी, इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में मैं दूसरी अनचार्ज बॉडी लेकर आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो बी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो बी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स ए के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो, तो बी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बी की उस सरफेस पर आएंगे जो ए के पास है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां पर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां पर आ गए, तो इस वाले साइड में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इस साइड में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज है। जितना इलेक्ट्रॉन इधर है उतने इलेक्ट्रॉन का इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन इधर है उतने इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आएगा। मींस जितना नेगेटिव चार्ज इधर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो अभी बी क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, और बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, लेकिन देखो बी को क्या करना है, चार्ज देना है। अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि किसी भी बॉडी को अपन चार्ज कैसे दे सकते हैं। तो अभी तक तो बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, बी पे कोई चार्ज नहीं है, जितना नेगेटिव इधर उतना ही पॉजिटिव इधर, तो नेट चार्ज तो कितना है, 0। तो इसको चार्ज देने के लिए या तो आपको नेगेटिव
नेगेटिव में हटा नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव, ए का पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इसको हटाना थोड़ा इजी जॉब नहीं, तो मैं क्या करूं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूं। अर्थ से कनेक्ट करते क्या हो गया, क्या हो गया, बी का पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ पर चला जाएगा। बी का पॉजिटिव चार्ज अर्थ पर चला जाएगा, तो अब बी पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। आपका क्वेश्चन था कि आपने इसको अर्थ से, आपका क्वेश्चन था मैंने क्यों तोड़ा, मैंने इसलिए तोड़ा कि इस बॉडी को मेरे को यहीं थोड़ी रखना है। अब इस बॉडी को मैं कहीं पर भी ले जाना चाहता हूं तो मैं उसको ले जा सकता हूं। मेरा जो काम था इसको कनेक्ट करने का मकसद क्या था, इस पॉजिटिव चार्ज को भेजना। अब इस पॉजिटिव चार्ज को भेज दिया, अब इसको मैं इससे टच करके क्यों रखूं, जिंदगी भर इसको अर्थ से जुड़ा करके क्यों रखूं, अब मैं इसको कहीं पर भी ले जा सकता हूं, ठीक है ना। तो वो काटने का मकसद केवल ये, अब बॉडी फ्री हो गई है, अब बॉडी को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और आपकी इच्छा है कि सर यही पड़ी रहे अर्थ से कनेक्टेड, तो पड़ी रहे। और फिर एक और खास बात क्या है, एक और खास बात क्या है, अगर मैं इस ए को हटा दूंगा, इस ए को हटा दूंगा और ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी कहां चल जाएगा, अर्थ पर चल जाएगा। तो जब तक मैं इसको अर्थ से कनेक्टेड रखूंगा तो इसको भी यही रखना पड़ेगा और इसको भी यही रखना पड़ेगा। तो ये तो बिना बात की टेंशन है, मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इस ए को हटा के दूंगा तो नेगेटिव चार्ज वापस कहां चला जाएगा, अर्थ पर। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर क्यों है, क्योंकि ये ए के पॉजिटिव से बाउंडेड है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने इसको टच किया, सॉरी इसको कट किया, इसको भी हटा दिया, तो भी अब बी का नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं जाने वाला। बी का नेगेटिव चार्ज इस बी के अंदर ही रहेगा। दैट्स व्हाई मैंने उसको कट किया, ताकि अपन बाउंडेड नहीं रहे। ठीक है शिवानी, और कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। और कोई डाउट? हाँ हाँ बिल्कुल होगा भाई, चार्ज अपने साथ मास लेके जाता है। हाँ नहीं होगा तो सही ना, चेस्ट होगा इसे। भाई चार्ज हमेशा अपने साथ मास कैरी करता है। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मास तो ट्रांसफर होगा ही होगा भाई, ठीक है कि नहीं बात? क्या? हाँ अर्थ की नेट चार्ज क्या लेके चलते हैं, 0। अर्थ अपन इनफाइनाइट जो मान के चलते हैं कि अर्थ एक तरह से समुद्र है, कितना है पानी बाहर निकालो, कितना है पानी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 1 EMU इक्वल टू 1 ABC बोले तो EMU बोलो कि ABC बोलो, एक ही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के अंदर आप EMU बोलो यूनिट ऑफ चार्ज, या ABC बोलो। इस A स्मॉल आएगा, B स्मॉल आएगा, C कैपिटल आएगा, तो एक ही बात है। इसकी वैल्यू क्या होगी, कूलॉम में तो आएगी 10 कूलॉम, और ESU में आएगी 3 × 10⁻10 ESU। 1 ESU थोड़ी होगा यार, 1 कूलॉम इक्वल टू होगा 3 × 10⁻9 ESU। अरे मेरे बाप, 1 EMU इक्वल टू 3 × 10 ESU। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, उस टाइप से 1 EMU इक्वल टू 10 कूलॉम। तो इन दोनों को बात करेंगे तो 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU। तीनों ही EMU, ESU और कूलॉम चार्ज की यूनिट है। जैसे किलोग्राम, मीटर, सॉरी किलोग्राम, ग्राम, पाउंड मास की यूनिट होता है।
इसी तरह से तीनों चार्ज की यूनिट है, तो इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो बताया। और बोलिए, एनी डाउट? और भी कोई डाउट हो तो बोलिए। आज शाम को भी क्लास रहेगी, वो मैसेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है।